Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to learn about the very important concepts related to the foreign exchange. So kindly please do watch the video till end, and kindly please confirm the audio video quality first of all so that we could proceed. And if you're new to our channel, please do subscribe to the channel and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new video. And you can also join us on our WhatsApp group. You have to WhatsApp us writing your name, mention JIB if you're preparing for JIB, and CIB if you're preparing for CIB, and WhatsApp it to the number 83609444207. We will be adding you to the appropriate group. अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपके पॉइंट्स कवर करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। अब देखिए हमने किस चीज के बारे में बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट कि दो मार्केट के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, एक मार्केट में 2% है, दूसरी मार्केट में 8% है। अब इस इंटरेस्ट डिफरेंशियल के हिसाब से मैं फॉरवर्ड पॉइंट को कैलकुलेट किस हिसाब से करूंगा, मैं फॉरवर्ड पॉइंट्स को कैलकुलेट किस हिसाब से करूंगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो फॉरवर्ड पॉइंट जो है ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज डिपेंड अपॉन द जो स्पॉट करेंसी का रेट अवेलेबल है, जो स्पॉट रेट अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देन इट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द करेंसी, जो करेंसी के इंटरेस्ट रेट हैं डिफरेंशियल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो टर्म है, जिस टर्म के लिए मैंने फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉरवर्ड पॉइंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड पॉइंट का, ये देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। स्पॉट रेट जो है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर इनटू 100। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अपने जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकता हूं। स्पॉट रेट इनटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का अगर ये एग्जांपल लूं तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, 6% का डिफरेंस है, तो 6% यहां पर लिख दूंगा। मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड पीरियड, एक महीने का फॉरवर्ड पीरियड निकाल रहा हूं तो डेज कितने हुए, 30 डेज हो गए ना, तो डेज में कन्वर्ट करके 30 डेज लिख दूंगा। एंड यूजुअली जब आपने फॉरेन एक्सचेंज की बात करनी होती है ना, तो एक महीने में आपने 30 डेज कैलकुलेट करने हैं। एक महीने में कितने दिन मानने, 30 डेज ही मानने हैं, ठीक है। एंड फर्दर नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने कैलकुलेट करने हैं, आपने 360 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो इस चीज के रिगार्डिंग आपने पजल नहीं होना कि आंसर किस तरह से आया। तो जब भी आपको नंबर ऑफ डेज इन ईयर फॉरेक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 360 डेज को ध्यान में रखते हुए करना है। तो जल्दी से यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पर, सो कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट्स और द स्वैप कॉस्ट। तो फॉरवर्ड पॉइंट या फिर स्वैप कॉस्ट क्या रहेगी, अगर आपको स्वैप कॉस्ट कहा गया ढूंढने के लिए, इसका मतलब कि आपको फॉरवर्ड पॉइंट ही कैलकुलेट करने हैं। तो यूरो इज इक्वल टू 1.60 यूएसडी। तो आपके पास एक यूरो की जो कॉस्ट है डेट इज गिवन टू बी 1.60 यूएसडी गिवन टू बी। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल सीधे तौर पर आपको बता दिया, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो कितना है, 6% का है, ठीक है। एंड फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 90 डेज का है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉरवर्ड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड पॉइंट्स का फॉर्मूला है जो मेरे पास स्पॉट रेट है, जो भी मेरे पास स्पॉट रेट है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो भी मेरे पास इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फॉरवर्ड डेज, जो मेरे पास फॉरवर्ड डेज हैं वो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनमें जल्दी से वैल्यूज को फिल इन कर देना है। स्पॉट रेट मेरे पास कितना है, 1.6 है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज गिवन टू बी 6। इससे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, मेरे को 3 मंथ फॉरवर्ड, यानी कि 90 डेज को कैलकुलेट करना है ना, 90 डेज के हिसाब से तो 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन इन ईयर, इट इज गिवन टू बी 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको मैं सॉल्यूशन इसका कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है। इट इज 1.6 into 6 into 90 divided by 360 divided by 100, so it is equal to 0.024। एंड कई बार क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता है कि 0.024 आपके पास फॉरवर्ड पॉइंट है एंड आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, सेम फॉर्मूला रहेगा जिसके थ्रू आप यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आसान सा ही क्वेश्चन था ये, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन, इसके बेस पर कर लीजिए। इफ स्पॉट रेट इज गिवन टू बी 2.0, स्पॉट रेट है 2.0, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है आपके पास
4% का मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। 60 डेज के लिए कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज आपने 360 डेज ले लिए, इंटू 100 कर लिया। तो आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दीजिए कि क्या आंसर रहेगा। यहाँ पर 100 का 100 रहते हैं, यहाँ पर 1 6 2 एंड 3, तो यहाँ पर आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 3 के हिसाब से व्हाट वुड बी द आंसर। सो इट विल बी 1.333, 1.333। Okay, so that would be the answer over here. So that would be the answer over here. अभी चलते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। यहां पर 1 2 3 4 नंबर दिया गया है, तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एंड डेट ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से, यानी कि डिलीवरी डेट के हिसाब से मुझे ये बताना है कि ये कौन सा रेट यहां पर इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 पर बता दीजिए जल्दी से, जहां पर मेरी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 29 है, डेट ऑफ डिलीवरी भी सेम है, तो कौन सा रेट यहां पर इस्तेमाल करूंगा मैं। फर्स्ट केस में कौन सा रेट इस्तेमाल करूंगा, जल्दी से बता दीजिए। जहां पर जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सेम है एंड यहां पर डिलीवरी डेट भी सेम है, तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा कैश रेट का, कैश रेट का इस्तेमाल करूंगा, या फिर जिसे मैं कहता हूं रेडी, जिसे मैं कहता हूं रेडी, उसका इस्तेमाल करूंगा। सेकंड केस में जहां पर जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है डेट इज 29 सितंबर एंड जो डिलीवरी ऑफ डेट है डेट इज 30th ऑफ सितंबर, डेट इज 30th ऑफ सितंबर एंड वी आर अज्यूमिंग कि सभी जो तारीखें हैं दोनों कंट्रीज में वो वर्किंग डेज हैं, तो यहां पर कौन सा रेट कोड होगा, इट वुड बी टॉम रेट, इट वुड बी टॉम रेट। एंड फर्दर 29 सितंबर को आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी जो सेटलमेंट है वो 2 दिन बाद की है, तो कौन सा रेट होगा, स्पॉट रेट कोड होगा। एंड फर्दर इन केस ऑफ 29 ऑफ सितंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड 15-16 दिन के बाद आपकी ये सेटलमेंट है, डेट वुड बी फॉरवर्ड। वहां पर कौन सा रेट कोड होगा, फॉरवर्ड रेट कोड होगा। फॉरवर्ड रेट के आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, फॉरवर्ड रेट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्पॉट रेट होता है, दूसरा हमारे पास होता है आपके डिफरेंशियल, आपके जो भी यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो भी प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट है उसके हिसाब से 2 कंपोनेंट बनते हैं आपके पास। ओके, इज इट क्लियर। फर्दर बात करें रिगार्डिंग द आर्बिट्रेज, रिगार्डिंग द आर्बिट्रेज इन एक्सचेंजेस, रिगार्डिंग द आर्बिट्रेज इन एक्सचेंजेस। तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंशियल्स हैं, तो इन डिफरेंशियल्स की वजह से आपके कुछ एक मोमेंट्स के लिए ना प्राइजेस जो हैं अलग अलग कंट्रीज में वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट सेंटर्स में अलग अलग हो सकते हैं। लाइकवाइज मान लीजिए सेंटर 1 में आपके पास जो प्राइस है, एक यूएसडी का जो प्राइस है वो आपके पास आ रहा है 76.10 एंड उसी तरफ आपके पास दूसरे सेंटर में जो प्राइस आ रहा है अभी, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद स्वैप के बाद वो आपके पास आ रहा है यहां पर 75.90, वो प्राइस आ रहा है आपके पास 75.90। तो यहां पर क्या है, मेरे पास डिफरेंट प्राइस आ रहा है डिफरेंट सेंटर्स के बीच में, डिफरेंट प्राइस आ रहा है डिफरेंट सेंटर्स के बीच में। तो यहां पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक पर्सन है जो एक यहां पर सेंटर से क्या करेगा, C2 से उसने परचेज कर लिया एंड C1 में बेच दिया, C2 में उसने क्या कर लिया, यहां पर परचेज कर लिया एंड C1 में बेच दिया। तो बेसिकली उसने यहां पर किया रिस्क फ्री, यहां पर प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसने क्या किया, यहां पर रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्न कर लिया। इट विल बी रिस्क फ्री प्रॉफिट फॉर हिम, यानी कि एक सेंटर से खरीदा साथ के साथ उसी समय पर दूसरे सेंटर में बेच दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसमें क्या कहते हैं, इस पर्सन को क्या कहेंगे, आर्बिट्रेजर कहेंगे। जो पर्सन ऐसा काम करता है, जो यहां पर मूवमेंट ऑफ प्राइसेस का बेनिफिट उठाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेजर। एंड फर्दर इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। ओके, एंड जहां पर जो एक ट्रांजैक्शन है उसमें सिर्फ 2 ही सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सिंपल आर्बिट्रेज या फिर डायरेक्ट आर्बिट्रेज। जहां पर एक ही पॉइंट से आपने परचेज किया, दूसरे पॉइंट पर बेच दिया, दूसरे सेंटर में बेच दिया, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट आर्बिट्रेज या फिर सिंपल आर्बिट्रेज। लेकिन जहां पर आपके पास एडिशनल सेंटर इन्वॉल्व है, मान लीजिए हो सकता है कि उसने एक और सेंटर से यहां पर सेल परचेज किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी पॉइंट या फिर 3 पॉइंट आर्बिट्रेज या फिर कंपाउंड आर्बिट्रेज भी कहते हैं उसे, या फिर उसे कंपाउंड आर्बिट्रेज भी कहते हैं। इज इट क्लियर। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर पर्सन ने मार्केट के रेट्स का बेनिफिट उठाते हुए एक जगह से परचेज किया सस्ते में, दूसरी जगह बेच दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं।
नंबर ऑफ सेंटर्स के हिसाब से अगर आपके पास 2 ही सेंटर्स इन्वॉल्व हैं तो उसे डायरेक्ट आर्बिट्रेज या फिर सिंपल आर्बिट्रेज कहेंगे। एंड अगर 2 से ज्यादा आपके पास सेंटर्स इन्वॉल्व हैं तो उसे कंपाउंड आर्बिट्रेज, अगर 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व है तो उसे 3 पॉइंट आर्बिट्रेज कहेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं इसमें। फर्दर अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को जल्दी से ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन सेज हियर फॉरेक्स रेट इन मुंबई इज USD1 इज इक्वल टू INR 68.1030। तो USD का मुझे यहाँ पर स्पॉट रेट दे रखा है, यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है 68.10/30 रेट दे रखा है। एंड यूके में जो प्राइस दे रखा है डेट इज गिवन टू बी यूरो का प्राइस दे रखा है मुझे €1 इज इक्वल टू USD 1.05/1.10। यहां पर USD का प्राइस मुझे दे रखा है। एंड एक्सपोर्टर वांट्स टू डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल ऑफ €10,000। एक्सपोर्टर क्या चाहता है, डिस्काउंट करवाना चाहता है एक्सपोर्ट बिल को। तो अब आपको ना इन टर्म्स को समझना पड़ेगा कि डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिस्काउंटिंग आपको समझाऊं ना, लाइकवाइज यहां पर जब एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यहां पर इंपोर्टर है, मान लीजिए पर्सन ए क्या है, इंपोर्टर है। अब इसने यहां पर पैसे साथ के साथ नहीं दिए। मान लीजिए यहां पर जो इंपोर्टर है उसने पैसे साथ के साथ नहीं दिए, लेकिन यहां पर एक्सपोर्टर ने ना एक बिल ड्रॉ किया इंपोर्टर के ऊपर। यहां पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया इंपोर्टर के ऊपर कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि कुछ एक समय के बाद तुम मुझे ये पैसे वापस करोगे। मान लीजिए इनकी जो डील थी वो हुई 10,000 USD की, 10,000 USD की इनकी डील हो गई, ठीक है। तो इसने यहां पर बोल दिया, USD की बात नहीं करेंगे, सिंपली हम यहां पर ये कह देंगे कि आपकी डील होगी यहां पर, क्योंकि करेंसी के साथ हमने डील करना है, तो आपकी डील होगी, मान लीजिए यूरो में डील होगी कि 10,000 USD जो है यहां पर इंपोर्टर ने पे करने हैं 3 महीने के बाद, ठीक है, या फिर कुछ एक समय के बाद पे करने हैं। अब यहां पर इसे ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, बिल दोबारा से इसके पास वापस आ जाएगा, बिल एक्सेप्टेंस होगी यहां पर इंपोर्टर के द्वारा एंड बिल एक्सेप्ट हो गए, इसके पास आ गया। अब एक्सपोर्टर की चाहिए यहां पर लिक्विडिटी। एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, एक्सपोर्टर को यहां पर चाहिए लिक्विडिटी, इसको पैसा चाहिए ताकि अब यहां पर इस पैसे का ये आगे इस्तेमाल कर पाए कहीं पर। तो ये गया अपने बैंक के पास, एक्सपोर्टर जो था वो अपने बैंक के पास गया। अब डिस्काउंटिंग बेसिकली ये रहता है कि जो बैंक है इसका वो इक्विवेलेंट यहां पर जो प्राइस है, लिक्विडिटी जो है एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवा देगा, इक्विवेलेंट यानी कि जितना अमाउंट था इस यहां पर बिल का उसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट जो लिक्विडिटी होगी यहां पर प्रोवाइड करवा देगा। इसमें से जो भी टर्म के लिए इसने पैसे प्रोवाइड करने हैं उसमें जो भी यहां पर इंटरेस्ट होगा, जो भी चार्जेस होंगे, उनको बैंक पहले अपफ्रंट ही डिडक्ट कर लेगा। अगर 10,000 USD के मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल अजम्पशन ले रहे हैं 10,000 USD का बना यहां पर 1 करोड़ बना ना, 10,000 USD का बना यहां पर 1 करोड़ बना, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, 1 करोड़ के बदले में बैंक ने मान लीजिए इसको 98 लाख रुपए की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। यानी कि अपफ्रंट जो भी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी चार्जेस है, बैंक ने पहले ही डिडक्ट कर लिए एंड बैंक के पास अब ये 10,000 यूरो का एक बिल यहां पर आ गया, 10,000 यूरो का एक बिल यहां पर बैंक के पास आ गया। अब बैंक ने बेसिकली करना क्या है, इस यूरोज को मार्केट में बेचना है। अब इन यूरोज को मार्केट में क्या करना है, बेचना है। मेन पर्पस क्या था समझाने का कि एक्सपोर्ट बिल को जब डिस्काउंट किया जाता है तो बैंक बेसिकली फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट को परचेज करता है। एक्सपोर्ट बिल को यहां पर परचेज किया, कहने का मतलब है कि बैंक ने यहां पर जो फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट था, बिल था, उसे परचेज कर लिया। अब बैंक ने अल्टीमेटली इस फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि यूरो को बैंक मार्केट में बेचेगा। सो मेन कंसेप्ट क्या है यहां पर, एक्सपोर्ट बिल के केस में जो बैंक है, अब यहां पर जिसके साथ डिस्काउंट करवाया बैंक ने, कस्टमर ने, एक्सपोर्टर ने इस बिल को, अब बैंक क्या चाहता है, इस यूरो को मार्केट में बेचना चाहता है। अब मार्केट में यूरो किस रेट पर बेच पाएगा, जिस रेट पर मार्केट खरीदने को तैयार है। लेकिन मार्केट तो यहां पर यूरो को ऐसा सीधा रुपये के बदले में परचेज कर ही नहीं रही है। रुपये के बदले में आपको यूरो के बदले में क्या मिलेंगे, यहां पर USD मिलेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, यहां पर बेचना है यूरो को। किस रेट पर बेच पाएंगे, यहां पर यूरो का आपको प्राइस दिया गया, ये आपका बाइंग प्राइस है, मार्केट जिस रेट पर खरीदने को तैयार है एंड मार्केट जिस रेट पर बेचने को तैयार है। अब हमने यहां पर यूरो को मार्केट में बेचना है, तो किस रेट पर बेच पाएंगे, बाइंग रेट के ऊपर बेच पाएंगे, यानी कि यूरो विल बी इक्वल टू 1.05 USD। ये स्टेटमेंट क्लियर होगी, यूरो इज इक्वल टू 1.05 USD।
अब जब आपके पास यूएसडी आ जाएंगे तो अब मार्केट में क्या करेंगे, यूएसडी को बेचेंगे, जिसके बदले में आपको रुपी मिल जाएंगे। तो ये कोड आपको दिया गया, ये आपका बाइंग है, ये आपका सेलिंग है। अब यहां पर यूएसडी को भी मुझे बेचना है, तो कौन सा रेट कोड होगा, यहां पर बाइंग रेट ही कोड होगा। सो यहां पर सेकंड जो स्टेटमेंट होगी दैट वुड बी यूएसडी इज इक्वल टू 68.10। ठीक है, तो ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स यहां पर बन गई हैं। आई होप आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी। ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी बन जाती है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो यहां पर समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स मेरे पास बन गई। अब यहां पर यूएसडी को अगर मैं इक्विवेलेंट कर देता हूं तो बेसिकली उसके हिसाब से मेरे पास मैं रेट को कोट कर पाऊंगा। सो यूरो को यहां पर करना है तो यहां पर यूएसडी को दोनों साइड पर क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा। सो इट वुड बी लाइक दिस। तो यहां पर मेरे पास ये आ जाएगी टर्म यूरो डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 68.10 INR। तो यहां पर जो टर्म आएगी दैट वुड बी यूरो डिवाइडेड बाय INR मल्टीप्लाई बाय दैट इज इक्वल टू 68.10 इंटू 1.05। तो जो रेट कोड होगा यूरो टू INR का दैट वुड बी 68.1 इंटू 1.05 दैट इज इक्वल टू 71.505 दैट इज इक्वल टू 71.505। ओके, सो इस रेट के ऊपर जितने भी आपको यूएसडी दिए होंगे वो आप निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट यहां पर पे किया जाएगा। अब 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से आप यहां पर अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। दैट वुड नॉट बी एन इशू। ओके, सो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जल्दी से आंसर नहीं निकालना, बेसिक को समझ लेना बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करने लगे हम। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे यहां पर इट सेज USD is available in Delhi at 1 USD is equal to 76.10। तो USD जो है यहां पर आपके पास अवेलेबल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिंपली यहां पर USD का जो प्राइस है वो गिवन है 76.10 एंड साथ ही साथ आपके पास लंदन में जो USD का प्राइस है डेट इज गिवन टू बी 1.10 यूरो आपके पास है। एंड आपने प्राइस कौन सा कैलकुलेट करना है, यूरो टू रुपी का प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यूरो टू रुपी का प्राइस क्या होगा, डेट वुड बी यूरो डिवाइडेड बाय रुपी, यूरो डिवाइडेड बाय रुपी डेट इज इक्वल टू, यहां पर दोनों को इक्वेट कर दिया ना, तो 76.10 जो रहेगा आपका अबव रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 1.10 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर है मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा। डेट इज 1.1 से डिवाइड किया तो इट इज इक्वल टू 69.18। इट इज इक्वल टू 69.18 दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर। ओके, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। इट इज रिगार्डिंग द टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट डिफिकल्ट मतलब आपके लिए नया कंसेप्ट है, इसलिए बात कर रहा हूं, अदरवाइज डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो टीटी बाइंग रेट, टीटी मैंने आपको पहले ही बताया था, टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टेलीग्राफिक ट्रांसफर यानी कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में रियल ट्रांजैक्शन के बेस पर हम रेट्स की बात करते हैं ना, तो दो तरह के आपके पास रेट कोड होते हैं। एक होता है आपके पास टीटी रेट होते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट होते हैं। एक आपके पास होते हैं बिल्स रेट, दूसरे आपके पास होते हैं बिल रेट। ठीक है, तो ये दो रेट होते हैं। टीटी के केस में आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो दोनों सेंटर्स में एक ही समय पर सेटलमेंट हो जाती है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट डिफरेंशियल नहीं रहता। टीटी के केस में जो ट्रांजैक्शन होती है दोनों जगह पर, दोनों सेंटर्स में, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो सेम डे सेटल हो जाती है। सेम डे, सेम मतलब डे नहीं कहेंगे, सेम डे पर सेटलमेंट होगी। सेम डे का मतलब है कि ये नहीं कि जिस दिन ट्रांजैक्शन की उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगी। सेम डे का मतलब है सेंटर 1 में भी उसी दिन सेटल होगी, सेंटर 2 में भी उसी दिन सेटल होगी। ओके, जबकि बिल्स के रेट में ऐसा नहीं होता। सो टीटी के रेट में आपके पास जो प्लस माइनस डिस्काउंट वाला फैक्टर है, प्लस माइनस जो आपने प्रीमियम करना है, डिस्काउंट करना है, वो फैक्टर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो सेटलमेंट है वो सेम डे हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा ही नहीं। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा ही नहीं, तो ये जो प्लस माइनस आपका प्रीमियम डिस्काउंट वाला फैक्टर था वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि बिल्स के रेट में आपके पास यहां पर प्लस माइनस वाला जो फैक्टर है वो यहां पर इन्वॉल्व होता है, वो यहां पर इन्वॉल्व होता है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी मैं आपको यहां पर जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा आप उसके तहत इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें टीटी बाइंग रेट के बारे में। टीटी बाइंग रेट के बारे में अब बेसिकली इस तरह से समझिए, बाइंग रेट जो है वो बेसिकली जब भी यहां पर बाइंग रेट लिखा होगा ना, उसका मतलब समझ लीजिए कि ये मार्केट बाइंग रेट कोट कर रही है, तो हम इसे बाइंग रेट कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट ने अगर बाइंग रेट कोट किया तो मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा रेट है, ये बाइंग रेट है।
ठीक है। टीटी बाइंग रेट भी क्या है कि मार्केट जो है इतने में खरीदने को तैयार है। सो टीटी ट्रांजैक्शन, टीटी बाइंग रेट की जो ट्रांजैक्शन होगी वो बेसिकली कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेलिंग की ट्रांजैक्शन होगी। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगी, सेलिंग की ट्रांजैक्शन होगी। लाइकवाइज आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिसके साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि आपके पास बैंक XYZ है, यहां पर बैंक XYZ है, यहां पर जो आपका यहां पर डोमेस्टिक बैंक है, ये आपका डोमेस्टिक बैंक है यानी कि इंडियन बैंक है, यहां पर इंडिया में ही है, ठीक है। एंड फर्दर इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक है यहां पर यूएसए में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक है, लेटर से ABC बैंक है यहां पर। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक वो बैंक होता है जिसके थ्रू हम अपने फॉरेन के जो भी ट्रांजैक्शंस है ना उनके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज यहां पर मान लीजिए अपने रिमिटेंसेस करनी है फर्दर या फिर ट्रैवलर चेक इशू करने हैं, तो आप अपने ऑपरेशंस XYZ बैंक जो है यहां पर अपने ऑपरेशंस जो है ABC बैंक के थ्रू चला रहा है। अब इसके लिए XYZ बैंक जो है अपना एक अकाउंट यहां पर मेंटेन करता है, अपना अकाउंट यहां पर ABC के यहां पर बैंक में मेंटेन करेगा, यानी कि फॉरेन बैंक में मेंटेन करेगा, जिसकी जो करेंसी होगी वो बाहर की उसी कंट्री की जो लोकल करेंसी है वही होगी। यानी कि ये जो अकाउंट मेंटेन्ड है ये USD में मेंटेन्ड है, US डॉलर में मेंटेन्ड है, ओके। तो सिंपल सी चीज, XYZ ने अपना अकाउंट मेंटेन करवाया है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन बैंक के अंदर, तो उसका जो अकाउंट होगा बेसिकली XYZ का ये जो अकाउंट इसने ओपन करवाया ABC में, XYZ बैंक के लिए इसका ये अकाउंट क्या कहलाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। दैट इज अवर अकाउंट विद यू, अवर अकाउंट विद यू, यानी कि XYZ का अपना जो खाता है अब यहां पर ABC बैंक के पास मेंटेन्ड है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन्ड है, बाहर की कंट्री में मेंटेन्ड है। तो XYZ बैंक के लिए ये जो अकाउंट है दिस इज अ नोस्ट्रो अकाउंट, दिस इज अ नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में समझ लिया हमने इस अकाउंट का नाम समझ लिया कि XYZ का बैंक जो का अकाउंट है यहां पर बाहर की कंट्री में है, XYZ बैंक के लिए वो अकाउंट क्या है, इसका नोस्ट्रो अकाउंट है, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन पर आते हैं वापस। बैंक XYZ रिसीव्ड अ मनी ट्रांसफर ऑफ USD 10,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द नोस्ट्रो अकाउंट। अब यहां पर बैंक XYZ के पास क्या हुआ है, 10,000 USD का एक मनी ट्रांसफर आया। मनी ट्रांसफर मतलब साथ के साथ यहां पर पैसे जो हैं वो जो कि उसके नोस्ट्रो अकाउंट में ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। अब ये 10,000 USD जो अमाउंट है ये ऑलरेडी यहां पर XYZ के जो खाता है, नोस्ट्रो अकाउंट है यहां पर, उसमें ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। यानी कि ये नहीं इसने कहीं से लेने हैं, इसके पास ऑलरेडी पैसा इसके खाते में पड़ा है, ठीक है। सो व्हाट अमाउंट विल बी पेड टू द कस्टमर इफ द स्पॉट रेट इज दिस एंड 1 मंथ फॉरवर्ड डिफरेंशियल इज गिवन। अब पैसा तो ऑलरेडी इसके पास पड़ा है, यानी कि इंटरेस्ट डिफरेंशियल तो लगेगा ही नहीं। यानी कि इसने करना क्या, अब जिस कस्टमर के पैसे आए हैं, मान लीजिए ए कस्टमर के यहां पर पैसे थे, जो रिमिटेंस यहां पर इसकी नोस्ट्रो अकाउंट में आ गई है, नोस्ट्रो अकाउंट में किसके, XYZ बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में आ गए हैं। अब XYZ बैंक ने बेसिकली इसको रुपीज में पेमेंट करनी है, XYZ बैंक ने क्या करना है, इसको रुपीज में पेमेंट करनी है। अब XYZ ने अगर रुपीज में पेमेंट करनी है तो XYZ बैंक को इन USD को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में बेचना पड़ेगा, मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब जब ये मार्केट में बेचने जाएगा तब साथ के साथ मार्केट में बेच देगा, ये तो है नहीं ना, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसने साथ के साथ पेमेंट किसको करनी है, ए को पेमेंट करनी है। तो यहां पर जो रेट एप्लीकेबल रहेगा वो सिंपली स्पॉट रेट एप्लीकेबल होगा, जो 1 मंथ डिफरेंशियल वाला इसका इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजैक्शन यहां पर बैंक ने करनी है ये नहीं है कि कुछ महीने के बाद इसने पैसे देने इसको, XYZ बैंक ने साथ के साथ पैसे देने अब इसको, तो कौन सा रेट कोड होगा, स्पॉट रेट कोड होगा, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या है, इसको हम कौन सा रेट कहते हैं, वी से इट TT बाइंग रेट। TT बाइंग रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पेमेंट जो है वो इंस्टेंट पेमेंट करनी है, इंस्टेंट पेमेंट करनी है। रेट जो मार्केट की तरफ से हम लेंगे वो कौन सा रेट लेंगे, बाइंग रेट लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर फॉरेन करेंसी को मार्केट में बेचने जाना है, हमने यहां पर फॉरेन करेंसी को मार्केट में बेचना है। तो हम कौन से रेट के ऊपर बेचेंगे, बाइंग रेट के ऊपर बेचेंगे, बाइंग रेट के ऊपर बेचेंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो इसलिए हम इसके क्या कहते हैं, TT बाइंग रेट कहते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ लेकिन TT बाइंग रेट कहते हैं। तो यहां पर आप कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे, स्पॉट रेट माइनस एक्सचेंज मार्जिन। तो जो भी बाइंग रेट है, चाहे वो बिल्स बाइंग रेट है, चाहे आपके पास TT बाइंग रेट है, उसके केस में जो एक्सचेंज मार्जिन है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एक्सचेंज मार्जिन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो यहां पर अगर देखें तो आपके पास स्पॉट रेट क्या गिवन है, स्पॉट रेट इज गिवन टू बी 76.30/45, 76.30/45। तो यहां पर मेरे पास कौन सा रेट मैंने लेना है, मैंने यहां पर लेना है बाइंग रेट रिकॉर्ड करना है, दैट इज 76.30। एंड साथ में जो एक्सचेंज मार्जिन है वो क्या है, 0.10 परसेंटेज है, 0.10 नहीं है, ठीक है। सो इट विल बी 76.30
30 माइनस 0.1%, यानी कि 76.2237 आ गया मेरे पास रेट आ गया। एंड मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूंगा यहाँ पर मैं 10,000 USD कर दूंगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया डेट वुड बी 762237। 762237। अब देखिए क्वेश्चन कितना सा था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन तब जब आपके बेसिक जो है वो क्लियर है। सो बेसिक क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो बेसिक को जरूर क्लियर रखिएगा अपने। सिंपल सा कंसेप्ट था रिगार्डिंग कि यहां पर आपके पास पैसे ऑलरेडी आ चुके थे, आपने साथ की साथ ट्रांजैक्शन करनी थी, तो कौन सा रेट होगा, टीटी रेट होगा। अब आपने बेचना था किस रेट पर बेच पाएंगे, बाइंग रेट पर बेच पाएंगे, तो कौन सा रेट कोड होगा टीटी का, बाइंग रेट कोड होगा। यानी कि ऑपोजिट रेट की बात करते हैं। अगर बाइंग है तो मुझे करेंसी बेचनी है, ठीक है, अगर बाइंग है तो मुझे करेंसी बेचनी है, ठीक है, अगर सेलिंग है तो मुझे करेंसी खरीदनी है। इस तरह से समझिए, ओके। सो फ्रेंड्स दैट वुड बी रिगार्डिंग टुडे वीडियो। आज के साथ ही इस वीडियो को यहां पर एंड कर देंगे, क्योंकि अगर फर्दर यहां पर टॉपिक शुरू कर देंगे, यानी कि टीटी सेलिंग रेट या फिर बिल्स रेट को शुरू कर देंगे, सो दैट वुड टेक अ लॉट टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, रिपीट मैं कर दे रहा हूं, अगर रेपिटेशन चाहते हैं तो रिपीट मैं कर दे रहा हूं यहां पर। लाइकवाइज यहां पर XYZ बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है ABC बैंक में, नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड। अब इसमें पैसा ऑलरेडी आ चुका है, 10,000 USD इसमें ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। अब आपने कस्टमर को यहां पर साथ की साथ क्रेडिट देना, आपका कस्टमर है A, जिसको आपने INR में क्रेडिट देना है साथ की साथ, ओके। तब आप इसको क्रेडिट तब दे पाएंगे ना जब आप इस 10,000 USD को मार्केट में क्या करेंगे, बेचने जाएंगे। तो मार्केट में मैं किस रेट पर बेच सकूंगा इसको, मार्केट में बेच सकता हूं मैं इसको जिस रेट पर मार्केट इसको खरीदने के लिए तैयार है, जिस रेट पर मार्केट जो है इसे खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। अब मेरे पास जो स्पॉट रेट है दैट इज गिवन टू बी 76.30/45। तो ये मेरा बाइंग रेट है, ये मेरा सेलिंग रेट है। तो बाइंग रेट को मैं काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मार्केट में बेचना है, तो किस रेट पर बेच पाऊंगा, यहां पर बाइंग रेट पर बेच पाऊंगा। तो 76.30 मेरे पास क्या आ गया, ये मेरा स्पॉट रेट आ गया, ये मेरे पास ये स्पॉट रेट आ गया। फर्दर क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मुझे साथ की साथ इस ट्रांजैक्शन को सेटल करना था, तो कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये टीटी ट्रांजैक्शन है। रेट कौन सा कोड हुआ, बाइंग रेट कोड हुआ, तो कौन सा हुआ, टीटी बाइंग रेट कोड हो गया मेरे पास। ये क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होगी, क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी होगी, ये चीज हमें क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी कौन सा रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, बेसिकली आपको बेसिक्स को समझना होगा। तो इस बेसिक को समझ लिया आपने, तो आपको ये पता चल गया ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, साथ के साथ ये भी पता चल गया ये कौन सा रेट है, ये बाइंग रेट है। तो टीटी बाइंग रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट माइनस एक्सचेंज रेट। जो भी बाइंग रेट होंगे, चाहे वो बिल्स बाइंग रेट है, चाहे टीटी बाइंग रेट है, एक्सचेंज रेट मार्जिन आपका जो है वो यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का साइन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्सचेंज रेट मार्जिन दिया गया है 0.10%। सो इसमें से मैं 0.10% को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड आंसर मेरे पास आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे 10,000 USD से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। सो दैट वुड बी रिगार्डिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड साथ के साथ अगर आप फुल कोर्स वीडियो को में एनरोल करना चाहते हैं, काइंडली प्लीज़ डू विजिट अवर वेबसाइट iibf.info। वहाँ पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हैं। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।